नमस्कार, रोशन भाव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब के पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा को मोहाली कोर्ट में पेश किया गया है। ईडी द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कोर्ट से उनका रिमांड मांगा गया था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन का रिमांड ही ईडी को दिया था। इसके बाद एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। हालांकि यह बात अलग है कि कोर्ट के बाहर सुखपाल सिंह खैरा के बेटे मेहताब सिंह खैरा ने कहा कि उनके पिता पर जो आरोप लगे हैं वह निराधार हैं, राजनीतिक रंजिश है। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा को मोहाली की कोर्ट में पेश कर दिया गया है। खैरा को पिछले गेट से कोर्ट में लाया गया। गुरुवार को पूछताछ के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 18 से अरेस्ट किया गया था। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के डायरेक्टर ने 14 दिन का रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया। इस मामले में सुनवाई चल रही है। वहीं खैरा के बेटे मेहताब खैरा ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। मोहाली जिला अदालत में कोर्ट परिसर के बाहर मेहताब ने कहा कि ईडी द्वारा विदेशों से फंडिंग का सवाल उठाया जा रहा है। जहां तक फंडिंग की बात है तो उसका उनके पिता से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के नाम लेकर बोला कि उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाना चाहिए। सारा फंड आम आदमी पार्टी को गया है। पूरी दुनिया जानती है कि विदेशों से फंडिंग जुटाने के लिए किस तरह विदेशों में आम आदमी पार्टी ने प्रोग्राम किए थे। बाकायदा निमंत्रण देकर बुलाया गया था। $1 लाख फंडिंग के रूप में जुटाया गया था। इस संबंधी सारा रिकॉर्ड ईडी को पेश कर दिया गया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ होनी चाहिए। 11 ਵਾਰ ਅਸੀਂ पेश हो चुके हैं। 11 ਵਾਰ मेरे फादर ने घੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਾਗਜ਼ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਓ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਸਮਨ ਸੀਗੇ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਵੱਲੋਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ। FIR ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। FIR ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਥਾਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਝੂਠੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕਿਹੜਾ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100% ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਸਰ। 100% ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत में मेहताब ने कहा कि उनके पिता को झूठे केस में फंसाया गया है। इस केस में पूरी तरह से राजनीति है। अभी तक उनके पिता की गिरफ्तारी का ग्राउंड ईडी ना तो कोर्ट में बता पाई है और ना ही अभी तक उन्हें बताया गया है। उनका परिवार 50 साल से पब्लिक सर्विस में है। उनके पिता ने हमेशा पंजाब का भला चाहा है, चाहे वह किसानी संघर्ष का मामला हो या फिर कोई अन्य मामला हो। उनके पिता ने हमेशा पंजाब का भला चाहा है। उस केस में ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। 2017 ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 319 ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 2021 ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਰੇਡ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੇਡ ਸੀ, ਇਲੀਗਲ ਰੇਡ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ECIR ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ
ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਵਾਰ ਆਪ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਰਕਤ ਕੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇੱਕ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਤੀਜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤਾਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੇ। 2007 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1997 ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰੀਅਰ ਮੈਂ ਆਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਕੋਈ ਸਰਵਾइव ही नहीं कर सकता ਸੀ। चंडीगढ़ नगर निगम की अहम बैठक हुई है। बैठक में कोई खास मुद्दे तो नहीं थे, लेकिन एक अहम मुद्दा, एक अहम प्रस्ताव यह आया कि जो चंडीगढ़ में पेड पार्किंग की कंपनियां ठेका देख रही हैं, उन्होंने मुआवजे की मांग की थी। कोविड काल के दौरान उनको नुकसान हुआ था। इस प्रस्ताव को नगर निगम की बैठक में खारिज कर दिया गया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में विरोध के बाद शहर भर में पार्किंग का ठेका संभाल रही 2 जोन में विभाजित कंपनियों को कोविड काल के दौरान लाइसेंस फीस में राहत देने से इनकार कर दिया गया है। कंपनियों ने निगम से राहत के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने की मांग की थी। शुक्रवार को नगर निगम की सदन की बैठक के दौरान पार्षदों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद इस प्रस्ताव को खारिज किए जाने का फैसला लिया गया है। पूर्व मेयर और पार्षद दिवेश मोदगिल, पार्षद गुरप्रीत ढिल्लो, महेश इंदर सिद्धू, नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र सिंह बबला और मेयर पूर्व और पार्षद आशा जसवाल के विरोध के बाद मेयर रविकांत शर्मा ने इस प्रस्ताव को खारिज करने का ऐलान कर दिया। ये प्रस्ताव संशोधित होकर बैठक में लाया गया था। देखिए, जो एजेंडे थे, जो लोगों के, हमारे किसी स्टाफ के वेलफेयर, शहर के लोगों की डेवलपमेंट के सारे एजेंडे हमने पास किए और सदन ने एक मत होकर पास किए। 1-2 एजेंडे जिनमें थोड़ी कहीं ना कहीं लग रहा था कि कॉरपोरेशन का लॉस हो सकता है, किसी चीज़ का लॉस हो सकता है, उसको हमने वो एक रिजेक्ट भी करा और एक डेफर भी करा। तो ये बहुत वाइजली सारे काउंसलर ने, सब काउंसलर ने इसका डिसीजन लिया है। तो मैं सारे सदन को, सभी काउंसलर को बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये बहुत जल्दी ये जो सदन की बैठक भी आज समाप्त हुई। देखिए, लगभग 22 के करीब टोटल एजेंडे थे और सारे कोई, एक तो हमारा गौशाला वगैरह का वो फोल्डर जो उनको ग्रीन और ड्राई देते हैं, उसका था एक्सटेंशन का। और इसके अलावा हमारे जो हमने जो एम्प्लाई है, हमारे जो क्लास 4 एम्प्लाई है, उनको हम सब लोगों ने जो प्रधानमंत्री योजना के तहत, बीमा योजना के तहत उनको एक्सीडेंटल और दूसरी जो उनकी लाइफ इंश्योरेंस, उसका बेनिफिट उन लोगों को दिया ताकि वो गरीब लोगों के साथ कल को कोई हादसा होता है तो उनको कोई फाइनेंशियल मदद नहीं मिलती। वो सारी चीज़ें जो है हमने वो काम करेंगे। सर, जो इसमें जो कवर होंगे, ये सफाई कर्मचारी कवर होंगे और निगम के जो 4th क्लास एम्प्लॉई हैं वो कवर जी होंगे? निगम के 4th क्लास एम्प्लॉई, डोर टू डोर कलेक्टर, ये सारे वो लोग इसमें कवर होंगे। टोटल कितने कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा? लगभग मुझे लगता है कि अगर हम डोर टू डोर कलेक्टर मिला लें तो लगभग 4,500-5 हज़ार के करीब जो टोटल एम्प्लॉय होंगे जिनको ठेका कंपनियों को जुलाई तक लगभग 2 करोड़ लाइसेंस फीस में छूट दी जानी थी। शहर भर में पार्किंग, बेतरबी, अव्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे। बात यह भी सामने आई थी कि कंपनियों ने कोर्ट तक जाने की भी चेतावनी दी थी। मोदगिल और बबला ने कहा कि कंपनियां बेशक कोर्ट में जाना चाहती हैं तो चली जाएं, मगर प्रस्ताव खारिज करना सदन का अधिकार है। बबला ने कहा कि ऐसे तो हर ठेकेदार निगम को ब्लैकमेल करेगा। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए की पार्किंग के किसी भी विकास में लगाया जा सकता है। मोदगिल ने कहा कि जो पैसा पार्किंग में दिव्यांगों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, वह भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोविड काल में नगर निगम में
जो राहत देनी थी वह भी नहीं मिली। उसने एक रिक्वेस्ट भेजी थी अपनी कि जो कोविड के पीरियड में जब लॉकडाउन था चंडीगढ़ में, अभी मई में जो था उस समय का, वो उस पीरियड का कि मेरे को हमारी पार्किंगें बंद थी, खोलने के परमिशन नहीं थी, तो हमें उसका वो जो है उसका वेव ऑफ किया जाए, तो वो सदन ने रिजेक्ट कर दिया और हमने बिल्कुल उस एजेंडे को रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं दिया गया। इसके अलावा सेक्टर 43 में बनाए गए कम्युनिटी सेंटर में घटिया क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर एरिया पार्षद चंद्रवती शुक्ला ने यह मुद्दा सदन में उठाया था, जिसका सदन ने विजिलेंस इंक्वायरी का मुद्दा सर्वसम्मति से पास कर दिया, जिसकी निगम की विजिलेंस खुद जांच करेगी। उसका पिछले सदन की बैठक में उन्होंने मुद्दा उठाया था, जो 43 का कम्युनिटी सेंटर बना है उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई है। अभी बने उसको लगभग 2-2.5 साल ही हुए हैं, 3 साल, तो उसमें अभी उसकी छत गिरनी शुरू हो गई है, कुछ और चीज़ें की वहाँ पे खराबी है, तो उसकी इन्होंने बोला था कि विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए। तो आज मिनट पास कर दिए और हमने अप्रूव कर दिया कि हमारी जो विजिलेंस अपना डिपार्टमेंट है कॉर्पोरेशन का, वो उसकी इंक्वायरी करेगा। चंडीगढ़ में होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए भाजपा ने भी बिगुल फूंक दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद चंडीगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने मौली जागरा और विकास नगर में पूर्वांचल के लोगों को संबोधित किया, सरकार के कार्यों को गिरवाया, चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्यान किया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी कमर कस ली है, जिसका असर शुक्रवार को देखने को मिला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ पहुंचे, जिन्होंने विकास नगर, मौली जागरा, पूर्वांचल के लोगों को एक जनसभा के दौरान संबोधित किया। चंडीगढ़ में काफ़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और चंडीगढ़ नगर निगम की अगर किसी भी पार्टी को भारी मतों से जीतना है तो पूर्वांचल के लोगों का वोट अहम रहेगा। इसी को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पूर्वांचल के लोगों को संबोधित करते हुए भी नजर आए, जहां पूर्वांचल के लोगों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पीएम मोदी ने चंडीगढ़ की जनता की सेवा के लिए भेजा है और यहां पर वह लोगों के मुख्य सेवादार बनकर आए हैं। नगर निगम में भाजपा को बहुमत से जिताएं और आपका सेवादार आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार में हो रहे कामों का जमकर व्याख्यान भी किया। भाई हम पे भरोसा करें तो आप पे तो भरोसा करना नहीं पड़ेगा। तो एक बार बहुत अच्छा लगा, बीच में भी आएंगे, लेकिन अभी आप हमसे महान हैं, इसलिए वादा पहले आपको निभाना है। हम तो आपके शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो बाद में हम भी निभाएंगे। आप हमको ताकत दे दीजिए तो हम हनुमान की तरह आपको बता देंगे कि हमारी क्या ताकत है। यहाँ दे दीजिए चंडीगढ़ वाला ताकत पक्का। और 2-3 बात कहें, सब याद रखिएगा। जानकी मैया वाला मिट्टी भी लाना है। और जहाँ जहाँ भगवान श्री राम गए थे पूरा बिहार और यूपी घूमना भी है, और उसमें एक दिन समय जिसको 1 घंटा लगा सब करना है, देना है। तो यह प्रस्ताव पारित आज ही मन में आया हमको। अब पहली बार आप ही को हम घोषणा कर रहे हैं। सीता मैया के जनकपुर से सीतामढ़ी में जन्म स्थान है, वहाँ तो राजा जनक का महल था। सीतामढ़ी के जन्म स्थान से मिट्टी लेकर चलेंगे। कितना बढ़िया चंडीगढ़ में आते आते मन में कितना बढ़िया विचार आया। अभी तक कहीं इसको बोले नहीं है, उसकी मैं घोषणा करता हूं और विश्वास के साथ जाता हूं कि चंडीगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। कुछ लोग कहता है मोदी जी क्या क्यों? मोदी जी नहीं होते तो सोचिए आज क्या होता। लोग कहते थे 130 करोड़ देश जनसंख्या वाला यह भारत, कोरोना का काल, कैसे बचेगा भारत? भारत नहीं बचेगा। विदेश के अपने कुछ पड़ोसी देशों ने तो मन ही मन हर्ष प्रकट करने लगा था कि अब भारत नहीं बचेगा। लेकिन पता होना चाहिए था अपने उस पड़ोसी देशों को, जिसकी निगाह भारत की ओर अलग रहता है, कि इस देश का तपस्वी, इस देश का वैज्ञानिक, दुनिया का हीरो, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला एक गरीब का बेटा, गरीबों का मसीहा, श्रेष्ठ एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के संकल्प लेने वाला माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब हम कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे तो वैक्सीन भी पैदा किया, और अब 110 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भी, टीकाकरण भी, मुफ्त टीकाकरण।
जिस टीका को कांग्रेस वाले बोल रहे थे, आप वाले बोल रहे थे कि इस टीका से क्या होगा, हम नहीं लेंगे, हम लेने नहीं देंगे, सबने लिया, भरोसा मोदी जी पर किया और आज अपना देश कोरोना की लड़ाई को पराजित कर रहा है। हरियाणा सहित पंचकुला में भी सरकारी डॉक्टर्स द्वारा 2 घंटे की हड़ताल की गई। पेन डाउन हड़ताल थी 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, और यही समय होता है जब अस्पताल में मरीज पहुंचते हैं, ओपीडी चलती है। हड़ताल के कारण मरीज और उनके तीमारदार काफी परेशान होते हुए नजर आए। पंचकुला सहित पूरे हरियाणा में सरकारी डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। पंचकुला सेक्टर 6 सामान्य अस्पताल के साथ साथ जिले के सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल के चलते आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं 2 घंटे के लिए बाधित हो गई। सरकारी डॉक्टरों की लंबे समय से सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक से अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को काफ़ी नुकसान हुआ और परेशानियों का सामना करना पड़ा। डायरेक्टर एसएमओ भर्ती बंद हो, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग कैडर हो, पीजी पॉलिसी में बदलाव और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कालिया ने कहा कि आगे की रणनीति एसोसिएशन के फैसले के बाद लिया जाएगा। हमारी काफ़ी समय से कुछ डिमांड्स पेंडिंग है, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है स्पेशलिस्ट कार्डर का। काफ़ी समय से हम गवर्नमेंट को बताते जा रहे हैं कि स्पेशलिस्ट की पूरे हरियाणा में बहुत शॉर्टेज है। पब्लिक को इतनी परेशानी होती है कि एक डॉक्टर 250 पेशेंट्स देखता है तो हमको कोई क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये पब्लिक की भी प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर्स की भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर इतना ओवर बर्डन है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि और ज़्यादा स्पेशलिस्ट आएंगे तो कुछ हमारा बर्डन भी कम होगा और स्पेशलिस्ट को भी बेटर फैसिलिटीज़ दे पाएंगे हम। इन सब के चलते हुए हमने कुछ इश्यूज़ रखे थे कि स्पेशलिस्ट कार्डर बनाया जाए, उनको अच्छे पैकेज दिए जाएँ, अच्छी सुविधाएं दी जाएँ, अच्छे प्रमोशनल रेवेन्यूज़ दिए जाएँ ताकि डॉक्टर्स रुकें स्टेट सर्विसेज में। उन सब को देखते हुए अभी तक सरकार ने उस पर कोई हमारी जो डिमांड है ये सीएम साहब से और एचएम से 1-1.5 साल से अप्रूव्ड हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारी फिर से जाके अटक जाती हैं इश्यूज़। दूसरा जो हमारा इशू अभी करंट है वो डायरेक्ट एसएमओज़ का है। जो 7-8 साल से हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एसएमओज़ की बंद है। हमारे सीएम जो साहब ने भी उनको फाइल पे अप्रूवल कर दी थी कि बंद होनी चाहिए। हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो तो अभी भी रिटर्न में उन्होंने फिर से दिया है कि ये बंद होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है जो ये डायरेक्ट एसएमओ की। बावजूद इसके फिर से हमारी प्रक्रिया यहाँ चल रही है, तो हमें समझ नहीं आता सरकार इस पर ये क्यों कर रही है। जो चीज़ हम नहीं चाहते वो हमें ज़बरदस्ती दे रही है और जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमारी डिमांड्स पेंडिंग पड़ी हैं। तो ये दो इश्यूज़ हमारे इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे स्टेट बॉडीज़ ने पॉलिसीज़ रखी हुई हैं वो डिमांड्स को माना जाए और विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी पेशेंट्स को वार्तालाप जो हमारे डॉक्टर से है, जो अभी उनको दिक्कतें आई हैं 2 आवर्स में देव कम, वी रिक्वेस्टेड देम कि टू कम एट बाय 11 o'clock एंड एमरजेंसी सेवाएं शुरू रही हैं एंड अकॉर्डिंगली वील बी देयर। हम तो डॉक्टर्स हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू ट्रीट द पेशेंट्स। हम अपनी जान की बाजी लगा के वी गो एवरीथिंग, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने पर्सनल लाइफस्टाइल भूल जाते हैं। बस कोविड में एवरीथिंग वी वर देयर गिविंग आवर लाइफ्स टू द बेस्ट। आई यूज्ड टू गो टू मीट पीपल इनसाइड, शेक हैंड्स विद देम, अंदर से उनका हौसला बढ़ाते थे सब कुछ। बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, चलो विद द हेल्प ऑफ द मेडिसिन फिजिशियंस एंड एज अ टीम वर्क वी डिड बिकॉज इट वॉज पेंडेमिक। ठीक है, जो हिस्ट्री भी देखी जाए एवरी 40 years इट्स रिपीटिंग द पेंडेमिक, पीछे देखा जाए कुछ देखा है। सो लाइक जहाँ पर एक यूनियन है, जहाँ पर होना है, बट स्टिल इट्स अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, काइंडली लुक एट द पॉलिसीज ऑफ द स्पेशलिस्ट। This is not the luxury, this is necessity of the society. I'll personally request you as a right now as a new orthopedic surgeon, as a giving the recent advances in this hospital, I will be very happy to work in the international type facilities given in this civil hospitals. चंडीगढ़ के सेक्टर 46 स्थित श्री धन्वंतरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने किया। यहाँ पर 100 से ज़्यादा वैद्य पहुंचे हुए हैं और जो कि लोगों को निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। बदलते लाइफस्टाइल के चलते नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ गई हैं, जिसके अलावा कोविड के बाद लोगों का इम्यून सिस्टम भी कमजोर हुआ है। ऐसे हालातों में बीते कुछ वर्षों से लोगों का आयुर्वेद पर भरोसा बढ़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 46 में शुक्रवार को 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया। इस पर्व का आयोजन ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस नई दिल्ली द्वारा किया गया। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय इसे प्रायोजित कर रहा है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने किया। इस योजना का उद्देश्य आम जनता को अच्छे स्वास्थ्य और आयुर्वेद को लेकर जागरूक करना है। कोविड के बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस दौरान आयुष मंत्रालय के सलाहकार वैद्य मनोज
नेसरी ने विशेष तौर पर यहां पर मौजूदगी दर्ज करवाई। वे आयुष मंत्रालय द्वारा भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। शंकर पदे शास्त्री जी 1907 में उन्होंने आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना की और एक छोटा सा नासिक, उस समय तो 1907 में बड़ा छोटा एक कस्बा रहा होगा, लेकिन हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, आज भी है और पुरातन काल में भी थी। वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है और भगवान राम का तो बड़ा जीवन उनसे जुड़ा हुआ है, नासिक से, पंचवटी से। तो वहाँ के उस पुण्यतम वैद्य ने इस आयुर्वेद महासम्मेलन का जो है एक संस्था का निर्माण किया और निर्माण करके धीरे 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 इसमें मदन मोहन मालवीय जी, जो कि अपने आप में एक बहुत उच्च कोटि के समाज सेवक और बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, वहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई। पंडित शिव शर्मा जी जो कि मेंबर पार्लियामेंट थे और पटियाला की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और उसके पश्चात क्रमशः बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी, जिनके कारण आज हम ISM NH, बाद में आयुष विभाग और आज स्वतंत्र मंत्रालय आयुष मंत्रालय को देख रहे हैं। उसके नेक्स्ट कड़ी में हमारे जो सचिव हैं, वर्तमान सचिव हैं आयुष मंत्रालय के, पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी, कभी भी किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा करनी हो ना तो पीठ पीछे करनी चाहिए। अगर किसी के मुख पर प्रशंसा करते हैं तो भारत का जो दर्शन है उसको अच्छा नहीं मानता। राजेश कोटेचा जी को इसलिए याद करना है कि उन्होंने इतना ज्यादा इस डिपार्टमेंट को अपग्रेड किया कि आज हमसे पैसे नहीं खर्च होते, इतना बड़ा बजट करा दिया। हम क्रिटिसाइज करते थे कि एलोपैथी को इतने % बजट है और हमें इतना कम बजट है, लेकिन उन्होंने बजट दिलाने के बाद भी, क्योंकि स्टेट्स ने पैसा खर्च करना होता है, वो खर्च होता नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जो पूरी ताकत थी इस आयुर्वेद को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इस्टेब्लिश किया। देश भर से आए 100 वैद्य आयुर्वेद पर्व में देश भर से करीब 100 वैद्य हिस्सा ले रहे हैं। इन वैद्यों में कई जाने माने वैद्य भी शामिल हैं। ये भारत सरकार और आयुर्वेद महासम्मेलन के प्रयास से आयुर्वेद पर्व हो रहा है, लोगों को बताने के लिए आयुर्वेद से आप अपना जीवन कैसे सुखी कर सकते हो और बीमारी ना हो ताकि आप सुखी रहें। तो ये पर्व का इसमें फ्री एंट्री है, फ्री दवाइयाँ, फ्री कंसल्टेशन है। तो ये सब लोग के लिए ये ओपन है 3 दिन के लिए, कोई भी आदमी आके इसका लाभ उठा सकता है। सर, जिस तरह से आप सेमिनार करने जा रहे हो, हाँ, अभी भी आयुर्वेदिक को वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, जबकि ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए ये प्रयासरत है ताकि लोगों को आयुर्वेद के गुण और सारी चीज़ें पता लगे और इसको जो इसका स्थान हो मिल सके। सर, आज की डेट में जिस तरह से डेंगू और कोरोना है, उसमें भी आयुर्वेदिक की भूमिका बड़ी अहम रही है। हाँ, क्या इस बारे में भी सेमिनार में चर्चा होगी? बिल्कुल चर्चा होगी, और कोरोना में आयुर्वेद का बड़ा रोल रहा है और ये स्टडी भारत सरकार और हमारे द्वारा की गई है और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश हो रही है। और डेंगू के मामले में? डेंगू के मामले में भी बेसिकली तो एक हमारे यहाँ तो विषम ज्वरी माना जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए बहुत उपाय हैं, जैसे गलोए, तुलसी, अदरक, और बुखार ना बढ़े, शंशमनी वटी वगैरह वो प्रबंध है। इलाज ना उनके पास है ना हमारे पास है। जिस वक्त तकलीफ़ हो उसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो, उसके लिए प्रयास है। सर, भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसके उद्धार के लिए आयुर्वेदिक? मैं तो भारत सरकार के सारे कदमों की प्रशंसा करूंगा कि वो पिछले 7-8 वर्ष में भारत सरकार ने पूरे स्टेप लेके आयुर्वेद को पॉपुलर करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले जा रही है। और ये क्योंकि शुरुआत है इसलिए रिजल्ट कम है, जैसे जैसे समय होगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार ले जा रही है, उसके लिए बधाई के बात है। सर, 3 दिन का सेमिनार है, 3 दिन में क्या क्या चर्चा होंगी? 3 दिन में तकरीबन 20 बाहर से निपुण वैद्य आए हैं जो लेक्चर्स देंगे। इसके अलावा तकरीबन 100 वैद्य हैं जो हर प्रकार की चिकित्सा और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करेंगे। ये आयुष मंत्रालय नई दिल्ली की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। ये 10वां पर्व है। ये ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन
जिसके हमारे अध्यक्ष जो हैं पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी हैं, उनकी रहनुमाई में ये जो 3 दिन का आयुर्वेद पर्व है ये आज स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका फॉर्मल इनॉग्रेशन शाम को पंजाब के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित जी करेंगे। अभी साइंटिफिक सेशन शुरू होने जा रहा है। यहाँ की अट्रैक्शन जो है वो जो डिफरेंट जगह से लोग दूर दूर से अच्छे जो प्रकांड वैद्य हैं वो आकर पेशेंट्स को अपने परामर्श देंगे, और जो बहुत ही गुण जिनका बहुत हाई स्टैंडर्ड है वो जो फार्मेसीज हैं जहाँ जिनकी बहुत अच्छी मेडिसिन बन रही हैं वो स्टॉल आप देख रहे हो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सब लोगों के लिए, और पोस्ट कोविड जो लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, जहाँ जो आजकल डेंगू चल रहा है उसमें क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या आहार विहार का पालन करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात अभी जो शरद ऋतु शुरू हो रही है इसमें इस काया को स्वस्थ रखने के लिए, इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए, इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए क्या हमारा आहार और विहार होना चाहिए, उसके लिए जो है ये इसमें परामर्श होगा। अपनी मांगों को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हड़ताल भी शुरू की गई है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टीचर्स द्वारा सेक्टर 17 में कैंडल मार्च भी निकाला गया। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पंजाब विश्वविद्यालय के टीचर्स ने एक बार फिर सेक्टर 17 प्लाजा में कैंडल मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में टीचर्स ने हिस्सा लिया। इन टीचर्स ने सेक्टर 17 प्लाजा में ही कैंडल मार्च निकाला। इसके साथ ही पंजाब के अलग अलग जिलों से आए टीचर्स ने भी इसमें शामिल होकर अपना विरोध जताया। इन तीनों की मांग थी कि पंजाब सरकार ने सभी कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए हैं, लेकिन टीचर्स का ही 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया है, जो कि टीचरों के साथ नाइंसाफी है। इसको लेकर पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में भूख हड़ताल पर बैठे थे। उस दौरान शिक्षा मंत्री प्रगट सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी फाइल को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांगे अब तक पंजाब सरकार ने नहीं मानी है। इसको लेकर अब आगे भी प्रदर्शन करते रहेंगे और अपना संघर्ष और तेज करेंगे। जो ये आज का कैंडल मार्च है, ये जो पी फैक्टो ने कॉल दी हुई है, सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट शुरू किए हैं 8 तारीख से। ये हर यूनिट में पी फैक्टो के कॉल के अंडर यूनिवर्सिटी के टीचर्स और कॉलेजेस के टीचर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि असेंबली सेशन शुरू हो चुका है कि सरकार के कान तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। बड़ा लेट हो चुका है पहले ही, स्पेशली जो 7th पे कमीशन यूजीसी पे स्केल है वो अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने लागू नहीं किए। हालांकि सरदार प्रगट सिंह जी हमें एश्योरेंस दे चुके हैं कि उन्होंने अपनी फ़ाइल आगे भी मूव कर दी है फाइनेंस डिपार्टमेंट पे, बट समहाउ फाइल वहाँ पे रुकी हुई है। तो ज़्यादा देर अब वेट करने का कोई मतलब रह नहीं गया। जब वो कन्विंस हो चुके हैं कि आपकी डिमांड्स जेन्युइन है, तो क्यों फाइनेंस डिपार्टमेंट में फ़ाइल रुकी हुई है, ये हमें बड़ा परेशान कर रहा है। टीचर्स में बड़ा रोष है। तो इस टाइम हम ये चाहेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद इसका संज्ञान लें, और इतने वो काम कर रहे हैं आजकल, तो ये टीचर्स का जेन्युइन डिमांड्स है, सारे देश में लागू हो चुका है, तो हमें क्यों इससे दूर रखा जा रहा है। तो उसी का ये है कि रोस मार्च हम आज कैंडल मार्च की फॉर्म में करके उनको सरकार को ये जिताना चाहते हैं कि टीचर्स के ड्यू उनको जल्दी दिए जाएं। जिस दिन हमने 19 अक्टूबर को भूख हड़ताल ख़त्म की, उस दिन सुबह हमारी प्रगट सिंह और उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी। तकरीबन 1 घंटे भर की मीटिंग में पूरी तरह कन्विंस थे। उन्होंने हमें कहा था कि मैं इन प्रिंसिपल आपकी बात से एग्री करता हूँ और मैं फाइनेंस वालों को मनाऊँगा। हमारा उसमें तो अंदाज़ा ये था कि 2-1 हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियाँ हैं, तो 2 हफ्ते में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, पर इसके ज़्यादा टाइम लग गया। इसलिए 8 तारीख से हमें फिर से ये हमें प्रोटेस्ट शुरू करना पड़ा। और आज जब हम प्रोटेस्ट यहाँ कर रहे हैं, इसी वक्त अमृतसर में, बटाला में, जलंधर में, कपूरथला में, लुधियाना में, मोगा में, फिरोजपुर में, पटियाला में, बठिंडा में, इन सब जगह पर भी कैंडल मार्च हो रहा है। तो ये कैंडल मार्च हमने इसलिए रखा क्योंकि हमने कॉन्टीन्यूटी में प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। 16 तारीख को हमने पंजाब में बहुत सारे मंत्रियों के घर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उस तरह हम उनके घर के बाहर धरना देंगे। और अगर फिर भी पंजाब सरकार ने, जैसा कि हम महसूस करते हैं कि जब एक बार ये फाइल मनप्रीत बादल फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंच गई, अब फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को फैसला लेना है, जिसमें उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में कर चुके, आप अपने एम्प्लॉइज़ के लिए भी कर चुके, और आपके पास कोई औचित्य रह नहीं जाता कि हम ये कहें कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर को नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे। वो वर्चुअली ये उनके अभी जो डिले का मतलब ये निकल रहा है कि पंजाब के सभी एम्प्लॉइज़ को हमने दे दिया, पेंशन वालों को दे दिया, पर यहाँ तक यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले इनको तो हम देंगे नहीं।
और देंगे भी तो डीलिंग करके देंगे, और वो भी जो अपना फैसला है कि साथ में पे कमीशन के हिसाब से फ्यूचर में करेंगे, उसको छोड़ कर उसे कुछ कम करके देंगे। तो इन मुद्दों पर हमारी पंजाब सरकार के साथ हम, ऐसा नहीं है कि इन टच में नहीं है, कुछ प्रोग्रेस है, कुछ बातचीत उनके साथ हुई है, कुछ आगे चल रही है, बीच में ये सेशन भी आ गया। तो इसीलिए हमने जो गिरफ्तारी का प्रोग्राम है वो चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर के बाहर 23 तारीख को मोरिंडा में रखा है। तब तक हम ये उम्मीद करते हैं कि उससे पहले सरकार कुछ अपनी काम को तेज़ी से करके ख़त्म करेगी, क्योंकि उसके बाद फिर कोड ऑफ कंडक्ट में ज़्यादा देरी नहीं है। और जब 23 तारीख को हम गिरफ्तारी देंगे, उसके बाद कॉलेजों में काम ठप होने वाला है, यूनिवर्सिटियों में काम ठप होने वाला है। किसी भी सरकार को ये हमें मजबूर करना ही नहीं चाहिए था कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँचती, खास करके जब वो 6th पे कमीशन पंजाब का लागू कर चुके हैं, पेंशनर को पेंशन दे चुके हैं, जिनको उनको रेगुलर कर चुके हैं, और पूरे हिंदुस्तान में यूजीसी पे स्केल मिलने के बाद अकेले पंजाब में पे स्केल नहीं मिले। इसका हमें बहुत दुख है, और इसीलिए हम अपनी इस प्रोटेस्ट को जस्टिफाइड मानते हैं। हम नहीं ये चाहते कि बच्चों का नुकसान हो, इसलिए आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब में यूथ फेस्टिवल भी हम भुगता रहे हैं। हम अपनी तरफ से दोनों काम सही तरीके से निभाने की कोशिश करें। सरकार कम से कम अपना एक काम पूरा कर दे कि जो बाकी हिंदुस्तान ने कर दिया, वो पंजाब के यूनिवर्सिटी ऑफ क्वालिटी टीचर के लिए। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, रामलीला, शिवलीला, सुविचार, कथा कहानी, भजन, कीर्तन और बहुत कुछ। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और बने रहिए सिटी हलचल के साथ। और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।